हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे पेपर 2 हिंदी के 100 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो फ्रेंड्स आज के सवाल होंगे 100 प्रश्न, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होंगे। यानी फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम पे जो जिस तरह के सवाल आएंगे वो आज के इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल 100 MCQ टेस्ट हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स 100 सवाल में से 60 प्लस सवाल अगर आपको आते हैं तो समझिए कि आपकी जो पेपर 2 की तैयारी है वो बहुत अच्छी है। आपको जो है फ्रेंड्स 100 सवाल में से कम 60 सवाल जो है सही करना है। आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है और आपके कितने सवाल सही हुए हैं ये आपको लास्ट में जो है वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके 100 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि राग दरबारी उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया जाता है? तो मलेरिया बीमारी का प्रचार किया जाता है। दूसरा सवाल है, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का विज्ञान के शिक्षक कौन है? तो मास्टर रंगनाथ जो है यह छंगामल इंटर कॉलेज का विज्ञान के शिक्षक हैं। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक कौन है? छंगामल जो इंटरमीडिएट कॉलेज है इनके प्रबंधक कौन है? तो वैद्य जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वैद्य जी। रामादीन भीखम खेड़वी किस उपन्यास का पात्र है? रामादीन भीखम खेड़वी यह किस उपन्यास का पात्र है? तो राग दरबारी उपन्यास का पात्र है। और राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। आपको ये भी याद रखना है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। और श्रीलाल शुक्ल का जो जन्म हुआ है 1925 में हुआ है। श्रीलाल शुक्ल का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु जो हुआ है 2011 ईस्वी में मृत्यु हुआ है। और श्रीलाल शुक्ल का आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इन्हें जो है 2008 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। 2008 में कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण। नेक्स्ट सवाल है, मास्टर खन्ना, लंगड़ और रामस्वरूप किस उपन्यास का पात्र है? मास्टर खन्ना, लंगड़ और रामस्वरूप किस उपन्यास का पात्र है? तो राग दरबारी का पात्र है मास्टर खन्ना, लंगड़ और रामस्वरूप। नेक्स्ट सवाल है, 1954 ईस्वी में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव में किसान जमींदार संघर्ष तथा तत्संबंधी राजनीतिक आंदोलन का चित्रण है। यह किस उपन्यास के संदर्भ में यह कथन कहा गया है? तो मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु है। नेक्स्ट सवाल है, मेरीगंज गांव से रेल का निकटतम स्टेशन कितना किलोमीटर दूर है? तो 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 20 किलोमीटर। मेरीगंज गांव से जो रेलवे निकटतम किलोमीटर दूरी बोल देगा तो 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल है, मेरीगंज गांव में प्रमुख दल कितना है? मेरीगंज गांव पे जो है प्रमुख दल कितना है? तो प्रमुख 3 दल है। आपको ये याद रखना है, मेरीगंज गाँव में कितने प्रमुख दल हैं? तो 3 दल हैं। नेक्स्ट सवाल है, मेरीगंज के लोग किस देवी के भक्त हैं? तो मेरीगंज के जो लोग हैं वह काली माँ के भक्त हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, काली माँ। नेक्स्ट सवाल है, मैला आंचल की कथा का काल क्या है? मैला आंचल जो उपन्यास है जिनके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है, तो कथा का काल क्या है? मतलब ये जो उपन्यास को लिखने में लगभग कितने समय लगा? तो लगभग 2 वर्ष। मैला आंचल कथा का काल हो जाएगा लगभग 2 वर्ष। आपको याद रखना है, लगभग 2 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र के द्वारा कही गई है? यानी फ्रेंड्स, आपको पंक्तियाँ से जो है 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे। यानी जो मुख्य पंक्तियाँ हैं ये आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है। तो यह जो पंक्तियाँ हैं किसकी पंक्तियाँ हैं? तो मालती का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह पंक्तियाँ किनकी है? मालती की है। नेक्स्ट सवाल है, होरी किस प्रांत का रहने वाला था? होरी जो है वह किस प्रांत का रहने वाला था? तो अवध प्रांत का। होरी अवध प्रांत का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, होरी अवध प्रांत का रहने वाला था। राय साहब किस गांव से थे? तो राय साहब जो है वह किस गांव से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमरी। राय साहब किस गांव के थे? तो सेमरी गांव के। राय साहब सेमरी गांव के रहने वाले थे। राय साहब होरी को
कितने रुपये का प्रबंध करने को कहा था। राय साहब जो है यह होरी को कितने रुपये प्रबंध करने को कहा था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 10,000 और ऑप्शन नंबर डी पर जो 20,000 दिया हुआ है। तो दो जगह पर फ्रेंड्स दो तरह के मिलते हैं, कहीं पर 10,000 मिलते हैं और कहीं पर 20,000 लिखा हुआ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो कितने रुपये का प्रबंध करने को कहा है राय साहब ने होरी को, ये आप कमेंट करके बताइए अगर आपको इनका एग्जैक्ट मान पता है कि 10,000 आंसर होगा या 20,000 आंसर होगा, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त किस नाटक का नायक है। तो ध्रुव स्वामी नाटक के नायक है चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामी नाटक का नायक कौन है। तो चंद्रगुप्त है। और ये जो ध्रुव स्वामी नाटक है इनके लेखक कौन है। तो जयशंकर प्रसाद है। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है। तो जयशंकर प्रसाद है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र नहीं है। कौन सा पात्र है जो ध्रुव स्वामी नाटक का नहीं है। मंदाकिनी, रामगुप्त, सोमा या कोमा। तो ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र मंदाकिनी है, रामगुप्त है और इसके बाद जो है कोमा भी है, जबकि सोमा जो है नहीं है। ध्रुव स्वामी नाटक का जो पात्र सोमा नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामी नाटक में कोमा को किसकी आदर्श प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है। तो सकराज। ध्रुव स्वामी नाटक में कोमा को किसकी आदर्श प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है। सकराज। कोमा किसकी मतलब आदर्श प्रेमिका थी। तो सकराज की। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामी नाटक में जयशंकर प्रसाद ने काल्पनिक पात्र के रूप में किसका चित्रण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कोमा और मंदाकिनी। कोमा और मंदाकिनी को जो है जयशंकर प्रसाद ने काल्पनिक पात्र के रूप में चित्रण किया है। तो यहाँ पर यह भी सवाल है कि ध्रुव स्वामी के नाटक के लेखक कौन हो गया। जयशंकर प्रसाद हो गया। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था। तो आधे अधूरे का जो प्रथम प्रकाशन हुआ है तो 3 अंकों में हुआ है। आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ है। 3 अंकों में। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था। वही सवाल है फ्रेंड्स, 3 सवाल यहाँ पर रिपीट हो गया है। 20 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है। आधे अधूरे नाटक की नायिका है सावित्री। आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन हो गया। तो सावित्री हो गया। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे का नाट्य स्थल क्या है। यानी आधे अधूरे का जो नाटक का जो स्थल है वह क्या है। मकान का कमरा, मकान का गलिया, या मकान के बैठने का कमरा, या मकान के अंदर कमरे का स्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकान के बैठने का कमरा जो है आधे अधूरे नाटक का स्थल है। नेक्स्ट सवाल है, आधे अधूरे नाटक के मध्यवर्गीय पारिवारिक उद्देश्य विशेषता प्रस्तुत होता है सर्वकालिक परिवारों में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका कि आधे अधूरे नाटक के मध्यवर्गीय पारिवारिक उद्देश्य विशेषता प्रस्तुत होता है तो सर्वकालिक परिवारों में। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है। भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है। तो भारत दुर्दशा को। भारत दुर्दशा यह क्या है। तो नाटक है। भारत दुर्दशा ये जो नाटक है, इस नाटक के लेखक कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारत दुर्दशा कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और भारतेंदु युग का दस्तावेज कहा गया है भारत दुर्दशा नाटक को। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा मौलिक नाटक क्या है। याद रखना आपको, यहाँ पर मौलिक नाटक पूछा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई मौलिक नाटक क्या है। तो भारत दुर्दशा है। भारत दुर्दशा जो है यह एक प्रकार का मौलिक नाटक है। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा पहला मौलिक नाटक क्या है। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति यह जो है भारतेंदु द्वारा लिखी गई पहली मौलिक नाटक है। नेक्स्ट सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में बातों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या ही जग सिंचित। यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन सन 1875 ईस्वी में हुआ है। इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन मध्य भाग है। डी पर कह रहा है, जागो जागो रे भाई गीत को रामचौथी गौरी निर्देश में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। ई पर कहा गया कि भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य राष्ट्र की संज्ञा दी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी आपके कोड दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी कि बी, डी और ई।
बी, डी और ई जो कथन है यह सत्य है। बी पर क्या कहा गया है कि भरत उड़ीसा नाटक का प्रकाशन 1875 में हुआ, यह सत्य कथन है। और जागो जागो रे भाई गीत को राम चौधरी गौरी के निर्देश में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। और ई जो है कि भरत उड़ीसा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासा की संज्ञा दी है। तो यह आंसर हो जाएगा आपका बी, डी और ई सत्य कथन है। याद रखना आपको बी, डी और ई। नेक्स्ट सवाल है, गंगी किस कहानी का पात्र है? गंगी जो है किस कहानी का पात्र है? ठाकुर का कुआं। गंगी जो है यह किस कहानी का पात्र? ठाकुर का कुआं। और ठाकुर का कुआं ये जो कहानी है इनके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। ठाकुर का कुआं के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। फ्रेंड्स बात करें अगर प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ है 1880 में हुआ है और इनका जो मृत्यु हुआ है 1936 में हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में और मृत्यु 1936 में। नेक्स्ट सवाल है, ठाकुर सरदार सिंह किस प्रकार का व्यक्ति था? ठाकुर सरदार सिंह जो है वह किस प्रकार का व्यक्ति था? तो विलासी व्यक्ति थे, मनोरंजन प्रिय थे और निर्दयी, ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ठाकुर सरदार सिंह विलासी, मनोरंजन प्रिय और निर्दयी व्यक्ति थे। नेक्स्ट सवाल है, नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक मोहन राकेश, यशपाल जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैनेन्द्र कुमार। नीलम देश की राजकन्या के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार है। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है? तो मधुआ कहानी शराबी से संबंधित है, सही है। मिसपाल रंजित पात्र है, ये भी सही है। इधर सूची कहानी का है, पात्र दिया हुआ है, यानी कि ये कहानी का ये पात्र जो है कौन सा सुमेलित है और कौन नहीं है? तो मधुआ कहानी का पात्र शराबी है, यह सत्य कथन है। मिसपाल रंजित, ये भी सत्य है। नीलम देश की राजकन्या, तो नीलम देश की राजकन्या पे अप्सराएं, ये भी सही है। और अभिशप्त पे सेठ दीवानचंद, ये जो गलत है। अभिशप्त कहानी पे सेठ दीवानचंद, ये कथन गलत है। नेक्स्ट सवाल है, परिंदे कहानी की नायिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी यह मृत की स्मृति में जीती है, हॉस्टल के मायूस माहौल में जीवन बिताती है। ए और बी दोनों कथन जो है सत्य है। परिंदे कहानी के अनुसार यह मृत की स्मृति में जीती है जो नायिका, और हॉस्टल के मायूस माहौल में जीवन बिताती है, ये दोनों सही कथन है। नेक्स्ट सवाल है, लेखक सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में शामिल क्यों नहीं होना चाहता था? तो सेठ दीवानचंद से आत्मीय संबंध न होने के कारण, दिल्ली में अधिक सर्दी होने के कारण, या अतुल भवानी तथा सरदार जी के शव यात्रा में शामिल न होने के आभास के कारण, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट सवाल है, बसंती किस कहानी का पात्र है? तो बसंती जो है वापसी कहानी का पात्र है। बसंती किस कहानी का पात्र है? तो वापसी कहानी का पात्र है। नेक्स्ट सवाल है, ज्वाला और शनिचर के कितने बच्चे थे? ज्वाला और शनिचर के कितने बच्चे थे? तो 3 बच्चे थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3। ज्वाला और शनिचर के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। कहानी में मिसपाल कौन है? कहानी में जो मिसपाल है, तो वह मिसपाल जो है कौन है? तो मिसपाल है, एक लड़की है, कहानी का मुख्य पात्र है और रंजीत के संपर्क से अपनत्व का बोध होता है मिसपाल का। तो यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। कहानी में मिसपाल एक लड़की है और कहानी का मुख्य पात्र है और रंजीत के संपर्क में अपनत्व का बोध होता है। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु की काव्य कृति प्रेम फुलवारी में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ब्रज भाषा का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य कृति है प्रेम फुलवारी, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं की विधा क्या है? तो रेखा चित्र है, ये जो है रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा, ये जो विधा है रेखा चित्र है। नेक्स्ट सवाल है, आह मेरा श्वास है, आह मेरा श्वास है, उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, तुम कहाँ हो नारी। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये पंक्तियाँ हैं अज्ञेय की। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और अज्ञेय का जो जन्म हुआ है ये 1911 में जन्म हुआ है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ है? 1911 में। नेक्स्ट सवाल है, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की है? तो नागार्जुन ने। इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर
कविता की है? तो नागार्जुन ने की है, आपको याद रखना है। बात करें फ्रेंड्स अगर नागार्जुन के जन्म की, तो नागार्जुन का भी जन्म जो है 1911 में हुआ है। और फिर उधर मैंने ऊपर में बताया कि अज्ञेय का भी जन्म जो है 1911 में हुआ है। लेकिन नागार्जुन की जो मृत्यु हुई है वह 1998 में हुई है, नागार्जुन की मृत्यु। और जो अज्ञेय है इनकी मृत्यु जो है 1987 में हुई। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, नागार्जुन की मृत्यु 1998 में और अज्ञेय की मृत्यु 1987 में हुई। और जन्म दोनों का जो है 1911 में ही हुआ है। नागार्जुन का भी जन्म 1911 में और अज्ञेय का भी जन्म जो है 1911 में हुआ है। तो इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता किया है? तो नागार्जुन ने किया है। सवाल है, किसका जन्म 9 नवंबर 1936 को उत्तर प्रदेश वाराणसी के निकट गांव खेवली में हुआ था? तो सुदामा पांडे, जिसे धूमिल भी कहते हैं। कवि धूमिल का जो पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो आपको सुदामा पांडे। यहाँ पर 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो सुदामा पांडे है। इनका जन्म जो है 9 नवंबर 1936 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट खेवली गांव पे हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो दिया हुआ है कि 9 नवंबर 1936 को जन्म हुआ, लेकिन धूमिल की मृत्यु कब हुई है? अगर एग्जाम पर ये पूछ दे तो धूमिल की जो मृत्यु हुई है तो 1975 ईस्वी हुई। आपको ये याद रखना है, धूमिल की मृत्यु कब हुई है? तो 1975 में हुई है। और जन्म जो हुआ है 1936 को हुआ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास क्या है? तो पागल कुत्तों का मसीहा। पागल कुत्तों का मसीहा जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। बात करें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जन्म की, तो इनका जन्म हुआ है 1927 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ है? 1927 में। और मृत्यु हो गई है 1983 में। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में और मृत्यु 1983 में हुई है। और उनका जो उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं? इधर छायावादी कवि है और इधर रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिमल की रचना 1930 ईस्वी में की है। इसके बाद बी पर जयशंकर प्रसाद तुलसीदास 1939 ईस्वी, ये कथन जो है सुमेलित नहीं है। जबकि परिमल 1930 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। महादेवी वर्मा नीरजा 1935 ईस्वी, ये भी सत्य है। सुमित्रानंदन पंत युगवाणी 1938, ये भी कथन सत्य है। जबकि आपका जो तुलसीदास रचना जो है या जयशंकर प्रसाद की है, यह कथन गलत है। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दिनकर किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है यह किस काल के कवि हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर आधुनिक काल के। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ है तो 1908 ईस्वी में हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 1908 में हुई है। और मृत्यु जो है 1974 में हुई है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908, मृत्यु 1974, और वह जो है आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट सवाल है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है जो महाभारत संबंधी नहीं है? तो शक्ति जो है यह महाभारत संबंधी नहीं है। जबकि वन वैभव, हवक संहार और सैरंध्री, ये सभी जो है महाभारत, ये रचना जो है महाभारत संबंधी है। जबकि शक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना वह नहीं है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ है 1886 में और मृत्यु हुआ है 1964 में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 और मृत्यु 1964। नेक्स्ट सवाल है, तुम वहन कर सको जनमन मेरे। फ्रेंड्स मैं जो है जितने कवि हैं फ्रेंड्स, अधिकतर कवि के जहाँ तक मुझे याद रहेगा तो मैं उनका जन्म जो है और मृत्यु की तिथि बता दूंगा, ताकि आपको जो है रिवाइज भी हो जाए वीडियो से। अगला सवाल है कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। उपयुक्त पंक्तियाँ, यह जो पंक्तियाँ हैं किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। उपयुक्त ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। और पंत का जन्म हुआ है फ्रेंड्स 1900 ईस्वी में। पंत का जन्म कब हुआ है? 1900 ईस्वी में और मृत्यु हो गया 1977 में। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास पुस्तक किस कवि की रचना है? तुलसीदास जो पुस्तक है तो यह किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास पुस्तक जो है यह निराला की रचना है। तुलसीदास की पुस्तक किसकी रचना है? निराला की पुस्तक है। बात करें निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ है 18
96 ईस्वी में। जन्म हुआ है 1896 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1961 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हो गया 1896, मृत्यु 1961। और तुलसीदास पुस्तक के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट सवाल है, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग किस कवि की पंक्ति है? तो यह जो है सूरदास की पंक्ति है। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग किस कवि की पंक्ति है? तो सूरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट सवाल है, कबीरदास समकालीन थे। कबीरदास जो है वह किनके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट सवाल है और हमारा 50वां सवाल कि राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्दों का एक साथ प्रयोग किस रचना में दिखाई पड़ता है? तो रामचरितमानस पे। रामचरितमानस के लेखक जो हैं कौन है? तो तुलसीदास है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। और इस रचना पर जो है राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्दों का जो है एक साथ प्रयोग किया गया है। तो आपको याद रखना है रामचरितमानस के लेखक कौन हो गया? तो तुलसीदास हो गया। नेक्स्ट सवाल है, विद्यापति के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो 50 सवाल कंप्लीट होता है। अब हमारा बच्चा हुआ है 50 सवाल, यानी कुल हमारे 100 सवाल को कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगता है। हमारा 51वां सवाल है, विद्यापति के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकताओं को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। ऑप्शन डी पर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। विद्यापति के संबंध में जो है ए, बी और सी तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो भूषण जो है वीर रस को प्रमुखता दी, यानी भूषण जो है कवि भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि हैं। कवि भूषण वीर रस के कवि हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार बिहारी सतसई के दोहे की संख्या कितना बताया गया है? तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जो है बिहारी सतसईयों की संख्या 700 बताया गया है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करें कि बिहारी सतसई के, तो बिहारी सतसई के जो दोहे की संख्या है 700 से अधिक है। तो 700 से अधिक है, इस अनुसार से यहाँ पर 713 हो जाना चाहिए था, क्योंकि अधिक सबसे 13 ही है। लेकिन डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जो बिहारी सतसई के दोहे की संख्या 700 बताया गया है। तो कहीं पर आपको 700 से अधिक मिल जाएंगे, 700 प्लस, और या तो 700 अगर ऑप्शन पे इस तरह का सवाल रहे तो जो 713 प्रश्न को ले लेंगे। लेकिन कहीं कहीं जो है 700 को भी लिया गया कि बिहारी सतसई के दोहों की संख्या 700 है। नेक्स्ट सवाल है, रसखान की प्रशंसा में किसने कहा था कि इन मुसलमान जनीन पर कोटिक हिंदू वारिये? यह किसने कहा है? तो भारतेंदु ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या देशवाचक? तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता ही है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं और उसके बाद जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, जबकि देशवाचक नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों की पहचान कीजिए। मैं, हम, तू, तुम, वह या इसमें, इन्होंने। तो फ्रेंड्स जो 56 का सवाल है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से जो है उत्तम पुरुष वाला जोड़ा क्या है। आप कमेंट में बताइए ए, बी, सी या डी होगा। और साथ में फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर भी लिखिएगा 56 लिखकर, इसके बाद में आप आंसर ए, बी, सी, डी बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इस पर जो है कौन सा विशेषण का भेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक। इस पर उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस वाक्य में गलत क्रिया का प्रयोग हुआ है? ये पंक्तियाँ सूरदास पाठ से ली गई है। हम रात में भोजन करते हैं, अब तुम जाओ, आप आम खा के देखो। तो ये जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है कि आप आम खा के देखो, ये कथन नहीं होता है। आप आम खा कर देखिए, ये सत्य होता है। तो इसका जो किस वाक्य में गलत क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। नेक्स्ट सवाल है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट सवाल है,
कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो कारक चिन्हों को जो है परसर्ग कहा जाता है। कारक चिन्हों क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है? तो कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना, यहाँ पर करना होगा। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट सवाल है, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? भाट भाषा किसे कहा गया है? तो डिंगल को जो है भाट भाषा कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की भाषा जो है मलयालम नहीं है, जबकि मराठी, गुजराती और हिंदी ये सभी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो पाली है। यानी प्राकृत से पहले क्या था? पाली था। प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है पाली। नेक्स्ट सवाल है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म क्या है? तो खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली जो है यह पश्चिमी बोलियों का युग्म है। नेक्स्ट सवाल है, आदिकाल की चंपू काव्य कृति किसकी है? तो राउरवेल की है। आदिकाल की चंपू काव्य की जो कृति है यह राउरवेल की कृति है। नेक्स्ट सवाल है, राजा मुंजत को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राजा मुंजत को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। राजा मुंजत को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी को संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, कालक्रमानुसार निर्धारित करें। कालक्रमानुसार के जो है निर्धारित करना है। पहले क्या आया? ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो या प्रार्थना समाज, ब्राह्मण समाज, सोसाइटी, इसके बाद आर्य समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी। फिर सी पर दिया हुआ है आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसी तरह डी पर भी दिया हुआ है। तो इनका जो कालक्रम अनुसार निर्धारण क्या होगा, यानी पहले क्या आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले ब्राह्मण समाज आया, फिर प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए सही निर्धारण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो प्यास, प्यास जो है यह तद्भव शब्द है, जबकि आश्रम, प्रांगण, उद्वेग ये सभी क्या है? ये सब तत्सम है, जबकि तद्भव हो गया प्यास। प्यास जो है तद्भव है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो ने नहीं माना है। प्लेटो ने क्या नहीं माना है? कला में अनुकरण की बात, कलाओं के पारस्परिक संबंधों का वर्गीकरण की बात, या कलाओं में आदर्श की न्याय, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात, या चिंतन को कला साधन का आवश्यक अंग न मानना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि नहीं माना है कि कलाओं में आदर्श की न्याय, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात जो है प्लेटो ने नहीं माना है। नेक्स्ट सवाल है, मैथ्यू आर्नल्ड के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किस विधा से माना जाता है? तो काव्य रचना से। मैथ्यू आर्नल्ड के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ काव्य रचना से माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, लिरिकल बैलेट्स के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन है? यहाँ पर ए बी सी डी कथन दिया हुआ है, तो कौन सा कथन है जो लिरिकल बैलेट्स के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसके 3 संस्करण प्रकाशित हुए, यह सही नहीं है, जबकि इसकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है, यह सत्य कथन है। इसको स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है, यह भी सही है। और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिरिकल लिखा था, ये भी सही है। नेक्स्ट सवाल है, टी.एस. एलियट कृत द वेस्टलैंड 1922 ईस्वी के लिए कब साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? VVI सवाल फ्रेंड्स, इसे नोट कीजिएगा कि टी.एस. एलियट कृत यानी टी.एस. एलियट की रचना है द वेस्टलैंड 1922 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ है। तो टी.एस. एलियट कृत द वेस्टलैंड के लिए जो है कब साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? टी.एस. एलियट की रचना द वेस्टलैंड को
कब साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में टी.एस. एलियट की रचना द वेस्टलैंड को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट सवाल है, काव्य का मूल्य मन को निर्भर करता है। काव्य का मूल्य मन को निर्भर करता है, यह क्या गया है? प्रभावित करने की क्षमता पर किस सिद्धांत में प्रतिपादित है यह कथन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य सिद्धांत में। काव्य का मूल्य मन को निर्भर करता है, यह क्या गया है? प्रभावित करने की क्षमता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल है, अधोलिखित आचार्यों का उनके काल क्रमानुसार आरोही क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। ये जो है आचार्यों का उनके काल क्रमानुसार सही क्रम है। पहले दांडी आए, फिर वामन, फिर मम्मट, फिर विश्वनाथ, इसके बाद जगन्नाथ। नेक्स्ट सवाल है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। काव्य की यह परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है? तो आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। काव्य की यह परिभाषा देने वाले आचार्य हैं आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट सवाल है, आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलित नहीं है। कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो सहृदयों की प्रियता, धनार्जन, दांडी, यह सुमेलित है। रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, आनंदवर्धन, यह सही नहीं है। लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद लाभ, कुंतक, यह भी सही है। कीर्ति व प्रीति, विश्वनाथ, ये भी सही है, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, सामान्यतः जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। सामान्यतः जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो व्यंजना शब्द शक्ति होगी। नेक्स्ट सवाल है, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे दी गई। परी सी धीरे धीरे दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं इसे फिर से पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, कि मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पर जो है कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस है। अगला सवाल है, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। यहाँ दिया गया उदाहरण किस छंद का है? तो यह जो है वरब छंद का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वरब छंद का है। नेक्स्ट सवाल है, भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व क्या है? तो भाषा की जो प्रकृति का प्रमुख तत्व है तो वह ध्वनि है, शब्द है और वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व ध्वनि, शब्द और वाक्य है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से क्या प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप नहीं है? प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? तो सामान्य बोलचाल की हिंदी, यह जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप नहीं है, जबकि कार्यालयी हिंदी, तकनीकी हिंदी और साहित्यिक हिंदी, ये तीनों जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप है। नेक्स्ट सवाल है, प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी कैसी भाषा है? प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी जो है कैसी भाषा है? तो समर्थ भाषा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, समर्थ भाषा है। नेक्स्ट सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? तो 6 प्रकरणों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में विभक्त किया है। नेक्स्ट सवाल है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट सवाल है, अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, प्रवाह स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट सवाल है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग
कथन, यह जो कथन है किसका है, तो तुलसीदास का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट सवाल है, जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था, परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी, कथन किसका है। तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास भी हम लोग को जो पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास जिनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आपको अच्छी तरह से याद ही होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों से जो मिलाकर करीब 8 से 10 सवाल आपके एग्जाम पर रहेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से समय। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का और डॉक्टर नागेंद्र का दोनों मिलाकर 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट सवाल है, महाराष्ट्र के भक्तों में डैश का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती है। इन हिंदी रचनाओं में विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती है और कुछ निर्गुणोपासना से। रिक्त स्थान में किसका नाम आएगा, तो यहाँ पर नाम आएगा संत नामदेव, क्योंकि संत नामदेव जो है यह महाराष्ट्र के संत थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संत नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में संत नामदेव का नाम सबसे पहले आता है, जो मराठी भाषा के अतिरिक्त हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती है इनकी, किसकी, नामदेव की। नेक्स्ट सवाल है, संत नामदेव के गुरु का क्या नाम था, तो विसोबा खेचर। संत नामदेव के गुरु का नाम था विसोबा, आपको याद रखना है संत नामदेव गुरु का नाम विसोबा। नेक्स्ट सवाल है, निर्गुण पंथ के लिए 2 शाखाएं क्या क्या है। निर्गुण पंथ के लिए 2 शाखाएं क्या है, तो निर्गुण पंथ के लिए 2 शाखाएं हैं, ज्ञानश्रेय शाखा या शुद्ध प्रेम मार्ग की शाखा नाम किसने दिए हैं, तुलसीदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूरदास और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस पर कुछ मतलब पंक्तियां जो अधूरा रह गया है मेरे ख्याल से, कि निर्गुण पंथ के लिए 2 शाखाएं हैं, यह कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि निर्गुण पंथ के लिए 2 शाखाएं हैं, किनके अनुसार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है, कबीर के विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें असत्य हो जाएंगे डी, कि कबीर के गुरु धनुर्धर साकार राम थे, यह जो है असत्य कथन है। जबकि कबीर के प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। कबीर के रामानंद के राम से भिन्न हो गए थे। कबीर लहर तरा तालाब के किनारे मिले थे, ये कथन जो है सत्य हो जाएंगे। जबकि असत्य कथन जो है इसका डी हो जाएगा, कबीर के राम धनुर्धर साकार राम थे, यह असत्य है। नेक्स्ट सवाल है, कबीर की वाणी किस नाम से जानी जाती है, तो निर्गुण वाणी, क्योंकि फ्रेंड्स कबीर जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। आपको ये भी याद रखना है कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन थे, तो कबीर थे। कबीर जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो कबीर की वाणी किस नाम से जानी जाती है, तो निर्गुण वाणी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, कबीर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें डी जो है कि कबीर में प्रेमत्व निरूपण का पूर्णता भाव था, यह कथन असत्य है। जबकि ए, बी और सी जो है कथन सत्य है, कि कबीर में भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफिया का भावात्मक रहस्यवाद है, कबीर में हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद है, और कबीर में वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रगतिवाद है, ये भी कथन सत्य है। जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य है। नेक्स्ट सवाल है, यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। यह कथन किसके लिए कहा गया है, तो कबीरदास के लिए कहा गया है। यह कथन किसके लिए कहा गया है, तो कबीरदास के लिए कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है,
नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल भी कहते हैं, जागरण सुधार काल किसे कहते हैं? द्विवेदी काल को। तो द्विवेदी काल यानी जागरण सुधार काल की समय सीमा क्या है? तो ये जो समय सीमा है 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी काल की समय सीमा हो गया 1900 से 1918 ईस्वी डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समय सीमा क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहासकार रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक जो है भक्ति काल की समय सीमा माना है किसने? तो डॉक्टर नागेंद्र ने। तो फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ पर है 100 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है और आपके 100 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।